Hello students, welcome to your school's YouTube channel Jason Mary Academy, and I am Apur, your economics teacher. Today I am going to explain chapter number 13 of your course book, and this chapter is Money, Meaning and Function, and this chapter is related to macroeconomics, the second part of your book. First part is microeconomics and second part is macroeconomics, and this chapter is related to second part macroeconomics, and this is chapter number 13. In this chapter we are going to explain the definition of money, kinds of money, functions of money and money supply. First of all, I am going to explain the primary introduction of the instrument money. Money is the most important invention done by the human being in past time, just like fire and wheel. Fire and wheel played a crucial role in our development of civilization. Just like fire and wheel, money also played a crucial role in the development of civilization and society also. Today, all the economy of the world is money using. Money is the basis of satisfaction in our life, because the satisfaction is the outcome of purchase and consumption, and the purchase and consumption is dependent upon purchasing capacity, and purchasing capacity provided by money. So money is our ultimate aim of our life today. अगर हम आज के डेट में देखें तो जितने भी लोग हैं उनका फाइनल एम मनी अर्निंग ही होती है, क्योंकि मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी सारी विशेष को फुलफिल करता है. हम जो भी मार्केट में अवेलेबल सर्विसेज और गुड्स हैं उनको यूज करना चाहते हैं और उनसे अपने लाइफ को सेटिस्फाइड बनाना चाहते हैं, और इन चीज़ों को पाने के लिए, इन सर्विसेज और गुड्स को यूज करने के लिए उनको परचेज करना जरूरी है, और इसको परचेज करने के लिए सफिशिएंट मनी इनकम जरूरी है. क्योंकि जो भी चीज़ आप परचेज करने जाएंगे वो चाहे कितना भी चीप आइटम हो या फिर कितना भी कॉस्टली, इसको कुछ ना कुछ पेमेंट करने के बाद ही आप परचेज कर पाएंगे, और परचेज करने के लिए आपके पास में मनी का होना जरूरी है. तो हम अगर अदर वर्ड्स में बोलें तो मनी इज ए मैजिकल इंस्ट्रूमेंट फुलफिल आवर ऑल द विशेस ऑफ आवर लाइफ. ये जितने भी हमारे विशेज हैं लाइफ में उन सबको फुलफिल करता है. तो इसी कारण से इसको हम मैजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मानते हैं. अब ये भी जानना जरूरी है कि जब तक मनी नहीं आया था, जब तक मनी की इन्वेंशंस नहीं हुई थी, तब तक जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी है, अलग अलग जो सिविलाइजेशन थी पास्ट टाइम में, वो कैसे वर्क कर रही थी. तो वो वर्क कर रही थी बार्टर सिस्टम पे. और ये बार्टर सिस्टम क्या था? इन बार्टर सिस्टम ऑल द एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी. जितने भी एक्सचेंज हो रहे थे वो कमोडिटी बेसिस पे हो रहे थे. वो कमोडिटी एक्सचेंज वर्क कर रहा था, जिसमें हर जो व्यक्ति है, हर इंडिविजुअल, वो एक सामान के बदले दूसरे सामान का एक्सचेंज करता था और उसी से अपने सारे विशेष, सारे जो नीड्स थी उनको फुलफिल कर रहा था. इसी को हम लोग बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. अगर बार्टर सिस्टम को डिफाइन किया जाए तो बार्टर सिस्टम का डेफिनेशन है: बार्टर सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज. जिसमें एक सामान के बदले सीधे दूसरे सामान से हम एक्सचेंज करते हैं बिना किसी मीडियम को यूज किए. जैसे आज हम जितने भी एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें एक मीडियम हम यूज करते हैं, वो मीडियम मनी का होता है. हम कभी भी एक सामान के बदले से दूसरा सामान नहीं मांगते, बल्कि हमेशा कोई भी सामान हम मनी के बदले डिमांड करते हैं. और जब कुछ बेचते हैं या कोई सर्विस देते हैं तो बदले मनी की डिमांड करते हैं. तो इसमें हमेशा हम चाहे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों, सामान बेच रहे हों, हमेशा हम क्या करते हैं, हर समय हम लोग However, the barter system suffers from various shortcomings. जो बार्टर सिस्टम था वो कुछ बड़े शॉर्ट कमिंग्स के से सफ़र कर रहा था. उसमें कुछ ऐसी कमियां थीं
जिसके कारण वो सिस्टम इनकम्प्लीट सिस्टम था और उसके बेसिस पर आगे इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पा रही थी। इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका जो डिमेरिट था वो था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है उसको समझ लें एक बार। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक ऐसा बोल सकते हैं, इसमें एक ऐसा कोइंसिडेंस की ज़रूरत पड़ती थी कम्युनिटी एक्सचेंज में जिसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल जो कम्युनिटी एक्सचेंज करना चाह रहे हों, एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना चाहते हो दूसरे व्यक्ति से, इनमें दोनों के दोनों लोगों के पास ऐसी कम्युनिटी का होना जो दोनों के काम का हो। एक आदमी के पास जो सामान हो दूसरे के काम का हो और दूसरे के पास जो सामान हो वो पहले व्यक्ति के काम का हो, तब तो ये एक्सचेंज पॉसिबल होता था और नहीं तो नहीं। और ये हर बार ये डबल कोइंसिडेंस वांट वर्क कर जाए जरूरी नहीं था। इसी कारण से बार्टर सिस्टम में ज़्यादातर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाते थे। दूसरी जो सबसे बड़ी जो कमी थी बार्टर सिस्टम में था वो था लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। किसी भी सामान की कुछ अपनी वैल्यू होती है जो आज के समय में तो हम मनी में मेजर कर लेते हैं, लेकिन जब तक मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था किसी भी एक सामान की कोई कीमत नहीं होती थी। इससे एक कमोडिटी का कितनी क्वांटिटी दूसरी कमोडिटी में कन्वर्ट होगा ये बताना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि कोई भी सामान जो एक सामान के बदले दूसरे सामान में एक्सचेंज हो रहा है, दोनों की क्वांटिटी कितनी होगी आपस में बदलते समय, एक्सचेंज करते समय, ये फिक्स करना बार बार हर बार बहुत मुश्किल हुआ करता था। इस कारण से भी यहाँ बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज था वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था। जो तीसरी कमी थी वो था प्रॉब्लम एक्सचेंज व्हेन ए पर्सन हैज ए लार्ज इंडिविजुअल commodity which he wants to exchange for a small quantity of some other commodity। इस कमी में किसी एक आदमी के पास कोई ऐसा एसेट, एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसकी लार्ज क्वांटिटी उसके पास में हो, जो इंडिविजुअल हो। इंडिविजुअल का मतलब हुआ जो बांटा ना जा सके, और उसके बदले वो कोई छोटा क्वांटिटी में कोई दूसरी कमोडिटी एक्सचेंज करना चाहता तो पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी फार्मर के पास में काऊ है, गाय, वो एक एसेट है, उसकी वैल्यू तो है। अगर उसके बदले वो वीट परचेज करना चाहे तो वो गाय उसके किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उसको बांट करके उसको कभी भी वीट में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। जो चौथी कमी थी वो थी लैक ऑफ रिलायबल मेथड ऑफ स्टोरिंग वेल्थ फॉर द फ्यूचर यूज। साथ साथ इसकी एक और भी कमी थी कि इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए प्रोस्पेरिटी गेन करने का या रिच बनने का मौका ही नहीं था। ये कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसको कोई फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सके और जिसके बेसिस पर वो प्रोस्पेरिटी फील करे, क्योंकि वो कोई भी सामान जब वो लंबे समय तक स्टोर कर रखता था तो वो सामान खराब हो जाता था और उसकी वैल्यू नील हो जाती थी। तो इसके कारण किसी के पास में भी कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं था कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, एक्स्ट्रा अर्निंग करे और सेविंग्स करके वो रिच पर्सन बन जाए। उसके बाद है डिफिकल्टी ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स अबाउट फ्यूचर पेमेंट। साथ साथ इस सिस्टम में जो बार्टर सिस्टम था इसमें किसी तरह का क्रेडिट सेल और परचेज तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि कोई भी आदमी फ्यूचर टाइम में अगर पेमेंट को प्रॉमिस करता भी था तो प्रॉमिस वो किसी सामान को लेकर करता था कि वो सामान फ्यूचर टाइम में देगा, और जिसको पेमेंट मिलना होता था वो इस बात को लेकर कभी कॉन्फिडेंट होता ही नहीं था कि जब वो सामान जब आगे आने वाले समय में वो ऑफर करेगा तब वो इसके किसी काम का होगा भी कि नहीं। इस कारण से जो एक्टिविटीज थी वो क्रेडिट बेसिस पर तो हो ही नहीं पाता था। और आज जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप जानते हैं कि इसमें सारे के सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्रेडिट बेसिस पर ही चल रहा है। तो क्रेडिट जब जैसे ही ख़त्म हो गया, उस समय क्रेडिट की फैसिलिटी थी नहीं, इसी कारण इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी लिमिटेड ही हुआ करती थी। उसके बाद लिमिटेड डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर। साथ साथ उस समय स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर ये भी पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि आप जानते हैं स्पेशलिस्ट जो लेबर होता है उसको पेमेंट ज़्यादा चाहिए होता है, और अलग अलग तरह की कमोडिटी जब प्रोड्यूस होती हैं तभी ये स्पेशलिस्ट लेबर और डिवीजन ऑफ लेबर की ज़रूरत होती है। जब तक बार्टर सिस्टम चल रहा था जो वेराइटी ऑफ गुड्स और जो प्रोडक्ट थे वो बहुत लिमिटेड थे, इसी कारण से उसमें वर्क फोर्स भी ज़्यादा इफिशियंट नहीं था और ना ही उसमें वेराइटीज़ थी, क्योंकि उनके पास में कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, अच्छा अर्निंग का, कोई किसी तरह का ट्रेनिंग लेकर के किसी तरह की भी स्किल डेवलप करके आगे बढ़ने का कोई भी इंस्पिरेशन था नहीं। ये सारी की सारी जो कमियां थी वो इस तरह की थी जिसके कारण जो लोग थे उस समय के वो समझ गए थे
कि इस सिस्टम के जरिए फ्यूचर में डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से ये सिस्टम, जिसको हम बार्टर सिस्टम के नाम से जान रहे हैं, ये कोलैप्स कर गया, ये सिस्टम फेल हो गया। और अब जो आज मॉडर्न सिस्टम है, जिसको मॉनेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसका एवोल्यूशन हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रॉब्लम जब आता है तो हम ह्यूमन बीइंग ऐसे लोग हैं जो किसी प्रॉब्लम को ज़्यादा दिन फेस नहीं करते। उस प्रॉब्लम को हम लोग तुरंत सॉर्ट आउट कर देते हैं, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी प्रोडक्ट जरूरी होता है, उसका हम इन्वेंशन कर लेते हैं और उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो यही उस समय भी हुआ, लोगों ने बार्टर सिस्टम को छोड़ करके मॉनेटरी सिस्टम की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। अब आते हैं बार्टर सिस्टम के बाद डेफिनेशन ऑफ मनी पे। डेफिनेशन क्या है, मनी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ मनी, according to Alfred Marshall, definition of money is anything that is generally acceptable, anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and store of value. वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कर दें, जो स्टोर ऑफ वैल्यू कर पाए, और साथ ही साथ जो एक्सचेंज में यूज हो जाए, वो तीन जो मेन जिसके जो एलिमेंट हैं जो मनी कहलाने के लिए, वो जो भी इंस्ट्रूमेंट उसको फुलफिल करता है, उसी को हम मनी के नाम से जानते हैं। और इस फ्यूचर पेमेंट में भी काम आ सकता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला, जो बार्टर सिस्टम की जो कमी थी, वो इस मॉनेटरी सिस्टम में नहीं है, क्योंकि इसमें लोग आसानी से एक सामान बेच करके फ्यूचर में भी पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है फ्यूचर टाइम में भी मनी मिलेगा, जो आज इतना वैल्यूएबल है, आने वाले फ्यूचर टाइम में भी उतना ही वैल्यूएबल होगा। और वो कॉन्फिडेंटली क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज करते हैं, और इससे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी एक्सपैंड करती है, उसका एक्सपेंशन होता है, और इसके कारण डेवलपमेंट अचीव करने का जो हमारा मोटिव है इकोनॉमी में, वो हम फुलफिल कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज काइंड्स ऑफ मनी और टाइप्स ऑफ मनी। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब in detail on various basis the types of money. On the first basis is physical form of money. जितने भी फिजिकल फॉर्म है मनी के, उनको इस टॉपिक में हम जानेंगे। तो पहला बेसिस है फिजिकल फॉर्म। उसके बेसिस पे देखें तो चार अलग अलग टाइप के मनी आज सर्कुलेशन में है। पहला है मेटेलिक फॉर्म ऑफ मनी, दूसरा है पेपर फॉर्म ऑफ मनी, तीसरा है प्लास्टिक मनी, और चौथा है डिजिटल मनी। इनमें सबसे पहला जो मेटेलिक मनी है, उसमें अलग अलग टाइप के कॉइन्स आते हैं। सारे कॉइन जो आज के डेट में इंडिया में ही सर्कुलेट हो रहे हैं, जो 1 रुपीज़ से लेकर 10 रुपीज़ तक के कॉइन हैं, जो आज हम डेली यूज कर रहे हैं, वो सब के सब मेटेलिक फॉर्म ऑफ मनी के एग्जांपल हैं। साथ ही साथ जितने भी नोट्स हैं, चाहे वो 1 रुपीज़ नोट हो या 2000 तक, जो डिफरेंट वैल्यू के जो नोट्स हैं, वो पेपर फॉर्म ऑफ मनी का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ पेपर फॉर्म ऑफ मनी में ही हम कंसिडर करते हैं चेक्स और ड्राफ्ट को भी, क्योंकि चेक और ड्राफ्ट भी पेपर से बना होता है, इसलिए ये भी पेपर फॉर्म ऑफ मनी का एग्जांपल होगा। प्लास्टिक फॉर्म ऑफ मनी में जितने भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिनका हम इस्तेमाल आज के डेली लाइफ में कर रहे हैं, किसी सामान को परचेज करने, पेमेंट करने के लिए, या फिर कैश विड्रॉ करने के लिए एटीएम मशीन से, ये प्लास्टिक फॉर्म ऑफ मनी है। और जो चौथा फॉर्म है वो है डिजिटल मनी का। ये जितने ही पेमेंट ऐप्स हैं, या फिर जो हम आज से में जो नेट बैंकिंग यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल भी हम आज परचेज और सेल में कर रहे हैं। ये वर्चुअल फॉर्म ऑफ मनी या फिर डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी का एग्जांपल है। अब अगर एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर देखें तो बहुत अलग अलग टाइप के मनी है। मेनली 3 टाइप्स हैं। पहला लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी उस मनी को कहते हैं जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी अनलिमिटेड हो। वो इंडिया में 100 रुपीज़ से ऊपर के जो नोट हैं, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ और 2000 के जो नोट हैं, ये लीगल टेंडर मनी है। इनका इस्तेमाल हम कितने ही बड़े अमाउंट में जो ट्रांजेक्शन है उसमें करते हैं, और इसमें जो एक्सेप्ट करने वाला है, जो रिसीवर है, वो इसको कभी भी कितनी बड़ी क्वांटिटी में पेमेंट किया जा रहा हो लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये लीगल टेंडर मनी है और इसको लेने से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। अगर हम इसको रिफ्यूज करते हैं, अगर इसकी पेमेंट को हम रिफ्यूज करते हैं, तो एक तरह से हम गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, जो सोवरेनिटी है, उसको चैलेंज कर देते हैं, और ये किसी भी कंट्री में, हमारी कंट्री में भी अलाउड नहीं है। इसलिए इसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर मनी, जो फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। जो सेकेंड टाइप है एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर, वो है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में जितने भी नोट्स जो 100 रुपीज़ से कम वैल्यू के हैं, चाहे वो 50 रुपीज़ हो, 20 रुपीज़ हो, 10 रुपीज़ हो, वो सब के सब
लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का एग्जांपल है। ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, ये केवल लिमिटेड क्वांटिटी में तो अलाउड है। अगर लिमिटेड अमाउंट में ही अगर ट्रांजेक्शन हो रहे हों तब तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन अगर कहीं बहुत बड़े अमाउंट में कहीं ट्रांजेक्शन हो रहा हो तब इस नोट को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तब ऐसे सिचुएशन में जो रिसीवर है वो इस पेमेंट को इस छोटे वैल्यू के नोट में लेने से इनकार भी कर सकता है। मतलब इसको लिमिटेड एक्सेप्टेबिलिटी ही है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में ही इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। एक अमाउंट, एक लिमिट क्रॉस कर जाने के बाद इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को हम अगर कहीं 1 लाख रुपीज़ पेमेंट करना हो और उसको 10 के नोट में हम पेमेंट कर रहे हो, तो सामने वाले की मर्जी पर है कि वो ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। यहाँ अगर वो ना ले तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये कोई भी तरह का पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। इसलिए इस वैल्यू के जो नोट हैं वो चाहे 1 रुपये से लेके 50 रुपीज़ तक ये लीगल टेंडर तो हैं, लेकिन लिमिटेड लीगल टेंडर है। तो तीसरी टाइप की जो मनी होती है एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर, वो होती है ऑप्शनल मनी, जिसमें लेने और देने वाले दोनों की मर्जी पर होता है कि वो इस लेन देन को इस मनी में करना कंप्लीट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। जैसे चेक और ड्राफ्ट। चेक और ड्राफ्ट की एक्सेप्टेबिलिटी तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब एक बार दोनों जो पार्टी है, जो आपस में ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, जो दोनों को एक दूसरे पर फेथ होता है, तभी वो चेक में एक दूसरे से पेमेंट लेते और देते हैं। हम किसी भी अनजान अननोन पर्सन से कभी भी चेक में पेमेंट रिसीव नहीं करते, क्योंकि चेक में पेमेंट रिसीव करना सेफ नहीं होता। तब जबकि हम उस जिससे हम ले रहे हैं पेमेंट उसको हम अच्छे से जानते ना हो। इसीलिए ऑप्शनल मनी है, इसमें कोई भी पेमेंट लेने से मना भी कर सकता है, पेमेंट ले भी सकता है, ये उसकी मर्जी पर है। इसमें कोई भी तरह का लीगल बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये पेमेंट लेना ही होगा, ये दोनों की मर्जी पर डिपेंड करता है। इसी कारण से इसको हम ऑप्शनल मनी मानते हैं। और ये ऑप्शनल मनी है तो हमने फिजिकल फॉर्म के बेसिस पर भी जो इसकी अलग अलग टाइप्स हैं उनको डिस्क्राइब कर दिया है, और साथ ही साथ जो एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर भी जो अलग अलग टाइप्स है मनी की, उसको ही मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब आते हैं, आपकी बुक में भी कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मनी के बारे में बताया गया है। वो क्या है? जैसे टोकन मनी इज द मनी वैल्यू ऑफ विच मोर देन द मेटेलिक वैल्यू। टोकन मनी वो होता है जिसमें उसकी जो फेस वैल्यू है और जो प्रिंट वैल्यू है उन दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें जो उसकी फेस वैल्यू है उसके प्रिंट वैल्यू से कम होती है। इस तरह की मनी को हम टोकन मनी बोलते हैं। इस तरह की मनी को हम टोकन मनी बोलते हैं। आज की डेट में जितनी भी मेटालिक मनी है वो सब की सब टोकन मनी ही है, क्योंकि किसी की भी वैल्यू जो फेस वैल्यू है वो उसकी प्रिंट वैल्यू से बराबर या ज़्यादा नहीं है। सभी की फेस वैल्यू जो है उसकी प्रिंट वैल्यू से कम है। अब फेस वैल्यू क्या होता है, प्रिंट वैल्यू क्या है, वो समझते हैं। फेस वैल्यू ये है, अगर कोई मेटेलिक मनी है उसको अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें और डिस्ट्रॉय करने के बाद अगर उसको बेचने जाएं तो जितना वो रिसीव होगा क्या वो उस पर प्रिंट वैल्यू से ज़्यादा होगा? अगर ज़्यादा होगा तब तो ये टोकन मनी नहीं होगा, और अगर नहीं रिसीव कर सकते होंगे तो ये टोकन मनी है। तो जितने भी कॉइन चल रहे हैं वो सब के सब, जितने भी कॉइन सर्कुलेशन में हैं, उन सब की जो फेस वैल्यू है वो कम है, प्रिंट वैल्यू है वो ज़्यादा है। उसके बाद आता है जो दूसरी टाइप की मनी है जिसके बारे में आपको बुक में बताया गया है, वो है कन्वर्टेबल मनी। सेंट्रल बैंक पहले कन्वर्टेबल मनी ही इशू किया था। जो शुरू में जब मनी का जब एवोल्यूशन हुआ था बैंक के द्वारा, तो उसको कन्वर्टेबल बनाया गया था, फुल्ली कन्वर्टेबल अगेंस्ट गोल्ड। उसको जब कभी भी चाहते थे उस समय के लोग, जब इनिशियल फेज में जब मनी का एवोल्यूशन हुआ था तब इस टाइप की मनी शुरू में सर्कुलेशन में थी, जिसको वो जब चाहता था जो यूजर है उसको बैंक में जाके गोल्ड में कन्वर्ट करता है। इस तरह के मनी को हम लोग कन्वर्टेबल मनी बोलते थे। लेकिन आज इस टाइप की मनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आज इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो पहले जो शुरू में कहीं ना कहीं डाउटफुल थी, और लोग इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ ये वैल्यूबल है, लोग जाते थे बैंक में और इसको गोल्ड में कन्वर्ट कराते थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं चारों तरफ तो गोल्ड से कहीं ज़्यादा लोगों को फेथ करेंसी पर होता है। इसलिए गोल्ड के अगेंस्ट जो कन्वर्टेबिलिटी थी वो अब खत्म कर दी गई है, क्योंकि ओपन मार्केट में भी हम उस करेंसी से गोल्ड परचेज आराम से कर लेते हैं। इसलिए अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही कि वो उसको कन्वर्ट करके गोल्ड में हमको रिटर्न कर दे। अब जितने भी नोट्स हैं वो सब इनकन्वर्टेबल है, कोई भी अब कन्वर्टेबल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि आज के डेट में जब हम मनी यूज करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इस फेथ पर करते हैं कि गवर्नमेंट ने
इसको लीगली डिक्लेयर किया है मनी के रूप में, और इसको हम रिसीव करेंगे तो हमारे पास परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर ट्रांसफर होकर आएगी, ये गारंटीड है। और हम आज मनी को कहीं ज़्यादा वैल्यू देते हैं गोल्ड के मुकाबले। इस तरह से आज ये जो पहले किसी समय में जो इसको कन्वर्टेबिलिटी जो बहुत वैल्यूबल थी, आज ये किसी काम की नहीं रही। इसलिए आज जितनी भी मनी है वो सब के सब इनकन्वर्टेबल मनी है। इसी को हम लोग फिएट मनी ही बोलते हैं। फिएट मनी क्यों है? क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने चूंकि लीगल टेंडर डिक्लेयर किया है, इसीलिए हम इसको फिएट मनी बोलते हैं। उसके बाद आता है डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी कौन सी मनी है? वैसी मनी जो बैंक में डिपॉजिट के बेसिस पर ही हमको परचेजिंग पावर प्रोवाइड करती है, इसको डिपॉजिट मनी बोलते हैं। जैसे हम बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं किसी भी अकाउंट में, चाहे करंट अकाउंट में चाहे फिर सेविंग्स अकाउंट में, तो उसी के अगेंस्ट, उसी के बदले में बैंक हमको इश्यू करके देती है डेबिट कार्ड या चेक। अब चेक या डेबिट कार्ड ये भी मनी तो है, लेकिन तब जबकि हमारा डिपॉजिट, सफिशिएंट डिपॉजिट बैंक में रखा हो। अगर बैंक में रखा होगा तो हम डेबिट कार्ड या चेक किसी का ही पेमेंट करके किसी भी तरह की सर्विस या फिर प्रोडक्ट को हम परचेज कर सकते हैं, और ये परचेजिंग पावर तभी हमको मिल पाती है। तो इसीलिए इस टाइप की मनी को जो बैंक में डिपॉजिट के बेसिस पर ही वर्क करती है, इसको हम करेंसी नहीं मानते, बल्कि इसको मानते हैं हम डिपॉजिट मनी। इसमें डिपॉजिट मनी में हम लोग डायरेक्टली जो करेंसी है वो यूज नहीं करते, बल्कि इसको इनडायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे पेमेंट में जब हम देते हैं, जब हम पेमेंट में जब कभी हम चेक तभी इशू कर सकते हैं जब सफिशिएंट अमाउंट हमारे बैंक में डिपॉजिट हो, या फिर हम कोई भी स्वाइप करके भी अगर कहीं मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, तो तभी ये पॉसिबल होगा जब सफिशिएंट अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो। तो डिपॉजिट मनी इसी को बोलते हैं, जिसके जरिए बैंक से हम पेमेंट किसी को भी ट्रांसफर करते हैं, न कि डायरेक्टली। इसी को हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट मनी। अब आज के डेट में जो क्लास हुआ, जो जिसको हम फर्स्ट लेक्चर क्लास बोल रहे हैं, इसमें आज हम इसी टॉपिक पर इस क्लास को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम फंक्शन ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी के बारे में डिटेल में बताएंगे। आज का क्लास यहीं पर रोक देते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से इस पूरे टॉपिक को, जो मैंने डिटेल में जितने भी टॉपिक डेफिनेशन हो या फिर काइंड्स हो, ये सारे के बारे में जो मैंने बताया, इसको आप अच्छे से पढ़ पाएँ और पढ़ के समझ पाएँ। नेक्स्ट क्लास 1 या 2 दिन के अंदर फिर हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।